हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। एबिगेल काफ़ी देर तक इन्हीं सब बातों को लेकर सोचती रही। आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? कैसे पता लगाऊं कि ये कौन है? एबिगेल इन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी देर तक परेशान रही। फिर वो उस कमरे से बाहर आई और उसके बाद उसने दरवाजे का कुंडा उसी तरह बंद कर दिया जैसे वो पहले था। वो अपने कमरे में वापस आकर सोचने लगी और फिर आखिरकार उसने अपने डर का सामना करने का फ़ैसला किया। उसने फ़ौरन एक योजना तैयार कर ली कि उसे आज रात क्या करना चाहिए। उसने घर के आसपास के पेड़ों पर ढूंढकर एक साफ़ सुथरी लकड़ी तोड़ी और उसके सिरे पर एक पैना चाकू बांध दिया। साथ ही साथ उसने अपने कपड़े की जेब में कुछ पत्थर भरकर रख लिए और इंतज़ार करने लगी रात होने का। वो जानती थी ये सब चीज़ें जो वो 2-3 दिन से देख रही थी रात के तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच होती हैं, जब पूरा इलाका शांति से सो रहा होता है और ये इलाका तो वक्त से पहले ही खामोश हो जाता है। 6 बजे के बाद जैसे ही सूरज ढल जाता है, यहाँ इंसानों की आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो जाता है। ना ही कोई इंसान घर से बाहर नज़र आता है। पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ नज़र आता है। ये हवेली गांव से कुछ दूरी पर बनी है और यहाँ इस इलाके में अकेली है। आसपास कोई घर नहीं है और ये इतनी ऊंची है कि इसकी दूसरी मंजिल की खिड़की से आसपास का इलाका साफ देखा जा सकता है। एबिगेल ने सारा सामान तैयार कर लिया और साथ ही साथ अपने पास एक छोटी लैंटर्न भी रख ली और उसकी लौ को धीमा करके वो वापस उस कमरे में जाकर छिप गई जहाँ ये सब कुछ शुरू हुआ करता था रात के वक्त। वो मन ही मन बेहद डरी हुई थी। उसके हाथ कांप रहे थे, कदम भी डगमगा रहे थे, पर आखिरकार उसने अपने आप को मना ही लिया था कि वो हर रोज़ डरने से बेहतर है कि आज इस राज का पर्दाफाश करके रहेगी। वो अपना सभी साजो सामान लेकर कमरे में पहुंची और वहाँ एक सही जगह देखकर छिप गई जहाँ उसे कोई भी नहीं देख पा रहा था। ये कमरा अंधेरा रहता था और खिड़कियों पर मोटे पर्दे पड़े हुए थे, जिसकी वजह से चांद की रोशनी भी यहाँ बड़ी मुश्किल से पहुँचती थी, इसलिए यहाँ गुप अंधेरा रहता था। एबिगेल ने एक लैंटर्न ले रखी थी जिसकी लौ उसने बहुत धीमी कर रखी थी। साथ ही साथ एक मोटा कपड़ा जिससे ज़रूरत पड़ने पर वो उस लैंटर्न को ढक सके। वो उसे बुझाना नहीं चाहती थी। हो सकता है कि बाद में उससे रोशनी की ज़रूरत पड़ती, इसलिए उसने सोच रखा था अगर उसे कोई भी हलचल, कोई भी हरकत महसूस होगी तो वो उसी वक्त अपनी लैंटर्न को एक मोटे कपड़े से ढक देगी जिससे रोशनी बाहर नहीं जा पाए। एबिगेल ने हल्का खाना खाया। वो भी डरी हुई थी और बार बार उसके मन में अजीब ख्यालात आ रहे थे। रात होते ही वो धीरे धीरे उस कमरे में गई और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर के उस कमरे में पहुंच गई। आखिरकार धीरे धीरे वक्त बीता। एबिगेल की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो अभी भी घबराई हुई थी। उसकी लैंटर्न उसी तरह धीमे धीमे जल रही थी। तभी अचानक उसे बाहर की तरफ कुछ हलचल महसूस हुई। इसी की कदमों की आहट, पत्तों पर पड़ने की आवाज़ आ रही थी। एबिगेल फ़ौरन सतर्क हो गई। एबिगेल ने उस लैंटर्न को उस मोटे कपड़े से पूरी तरह ढक दिया था और अब पूरे कमरे में घना अंधेरा फैल गया था। पता भी नहीं चल रहा था कि उस कमरे में कोई है भी। बस कुछ ही देर बाद अचानक खिड़कियों से एक अजीब खड़खड़ाहट की आवाज़ हुई और कुछ ही देर बाद वो बड़ी खिड़कियाँ खुलने की आवाज़ आई और उसके साथ ही एक अजीब से काले साये ने कमरे के अंदर कदम रखा। वो जब तक खिड़कियों के सामने था तब तक उसके वहाँ होने का थोड़ा अंदाज़ा लग रहा था, पर धीरे धीरे जब वो कमरे में दाखिल हुआ, वहाँ घना अंधेरा फैला हुआ था। देख पाना मुश्किल हो रहा था कि वो किस जगह पर है, पर धीरे धीरे अचानक कमरे में रोशनी होने लगी। कमरे में आने वाले इस अनजान इंसान ने अपने हाथ में लिया हुआ माचिस जलाया, जिसके बाद धीरे धीरे कमरे में थोड़ी रोशनी हुई। उसने अपने हाथ में एक छोटी लैंटर्न ले रखी थी और उसने माचिस के सहारे उस लैंटर्न को जलाया और कमरे में रोशनी फैल गई। एबिगेल थोड़ा घबरा गई।
कहीं वो उसकी नज़र में ना जाए। पर आने वाले ने कमरे में बिना दाएं बाएं देखे हुए सीधे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया और वो दरवाजे से होता हुआ कमरे से बाहर चला गया। एबिगेल भी धीरे से उठी और धीरे धीरे उसके साथ आती हुई रोशनी का पीछा करने लगी। उसने अपनी लैंटर्न वहीं छोड़ दी। अगर उसके पास लैंटर्न होती तो उसके पकड़े जाने का खतरा बना रहता। वो धीरे धीरे हल्के हल्के चलते हुए उसके पीछे पीछे जा रही थी और लगातार उन दोनों के बीच इतनी दूरी बनी हुई थी कि किसी को शक न हो। वो नया इंसान धीरे धीरे आगे जाकर किसी गलियारे में गायब हो गया। एबिगेल भी आगे बढ़ी, पर जैसे ही वो गलियारे में पहुंची वहाँ गुप्त अंधेरा देखा। वो देखकर बहुत बुरी तरह घबरा गई। आखिरकार वो इंसान कहाँ गायब हो गया, वो भी इतनी जल्दी। वो अभी ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी, जिसे सुनकर वो अचानक ही बिल्कुल घबरा गई। तो तुम मेरा पीछा कर रही हो? एबिगेल गलियारे से मुड़कर चारों ओर अपनी नज़र दौड़ा ही रही थी। यहाँ घना अंधेरा फैला हुआ था, वो कुछ भी नहीं देख पा रही थी। तभी अचानक उसने एक हल्की सी आवाज़ सुनी, किसी तरह की धातु की आवाज़। और कुछ ही देर बाद उसके कानों में एक आवाज़ टकराई और साथ ही साथ उसने अपने गले पर कोई चीज़ महसूस की, कोई धारदार चीज़। तो तुम मेरा पीछा कर रही हो? कौन हो तुम? ये तो मुझे पूछना चाहिए, तुम कौन हो? मैं यहाँ रहने आई हूँ कुछ दिन के लिए। अच्छा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं नहीं जानता तुम कौन हो और जानना भी नहीं चाहता। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी? मुझे सब कुछ सच सच बताओ, वरना तुम्हारी गर्दन उड़ाने में मुझे ज़रा भी वक्त नहीं लगेगा। तुम कौन हो? मैं एक डॉक्टर हूँ और यहाँ बस कुछ रिसर्च करने आई हूँ। सच में? तो डॉक्टर भला मेरा पीछा क्यों कर रही थी? मैं जानना चाहती थी। मैंने रात के वक्त यहाँ शोर होते हुए सुना, मुझे लगा कोई चोर या फिर। ओह अच्छा, मुझे लगता नहीं तुम सच में डॉक्टर हो। नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, सच कह रही हूँ। तुम किसी से भी पूछ सकते हो, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम डॉक्टर हो और तुम यहाँ अपना काम करने आई हो, तो मैं भी यहाँ अपना काम करने ही आया हूँ। और फिलहाल के लिए मैं चाहता हूँ कि ना तुम मेरे काम में दखल अंदाजी दो और ना ही मैं तुम्हारे काम में दूँगा। चुपचाप यहाँ जैसे आई हो वैसे ही चली जाओ। ठीक है। एबिगेल उस रोज़ बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर कमरे में वापस आई। उसकी सांसें अभी भी फूली हुई थी, वो बहुत घबराई हुई थी। पता नहीं वो कौन था। यहाँ तो हर एक चीज़ अजीब है। पता नहीं यहाँ के लोग कैसे हैं, पता नहीं ये बीमारी कौन सी है, पता नहीं मुझे कब कुछ पता चल पाएगा। एबिगेल निराश हो चली थी। अगली सुबह जब वो गांव का दौरा करने गई, उससे और भी कई लोगों की लाश मिली और उनके रोते बिलखते परिजन। यहाँ हर रोज़ मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। एबिगेल की नज़रों में ये बीमारी बहुत ख़तरनाक थी और शायद फैलने वाली थी, और इसी वजह से लोग इस तरह मारे जा रहे थे। पर फिर एक बात उसके दिमाग में आई। उसने इस बात पर गौर किया था कि मरने वालों के परिवार में से ज़्यादा लोग नहीं मारे जाते थे। गांव के अलग अलग परिवार से अलग अलग लोग मारे जा रहे थे। इस बीमारी के फैलने का कोई पैटर्न नहीं था। ये बात एबिगेल को अजीब लग रही थी। वो अभी भी किसी क्लू की तलाश में थी। पूरे दिन गांव का दौरा करने के बाद, हर एक चीज़ की जांच पड़ताल करने के बाद भी ना उसे बीमारी के फैलने की वजह का पता चल पा रहा था और ना ही बीमारी के किसी तरह के लक्षण ही पता चल पा रहे थे।
कोई भी इंसान जिससे वो अभी तक मिली थी, सब यही कहते थे कि मरने से पहले उनके परिजन बिल्कुल ठीक थे, उनमें कोई भी कमी या कोई भी बीमारी के लक्षण नहीं थे। एबिगेल शाम के वक्त घर वापस आई। उसने फैसला किया उस अजनबी से बात करने का। वो एक बार फिर से उसी कमरे में जाकर छुप गई। हर रोज़ की तरह घड़ी ने एक बार फिर से 12 बजे की घंटी बजाई और उसके कुछ ही देर बाद वो अजनबी एक बार फिर से उसी खिड़की के रास्ते नमूदार हुआ। और उसके बाद एबिगेल ने सख्त लहजे में उससे पूछा, आप हैं कौन? मानती हूँ मैं यहाँ अभी नहीं आई हूँ और यहाँ के बारे में नहीं जानती हूँ, पर मैं भी यहाँ अपना काम करने आई हूँ। सिर्फ आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही मुझे कोई मतलब है आपके काम से। सिर्फ जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ क्या करने आए हैं। मैं यहाँ कुछ दिनों से हूँ, एक साइंटिस्ट हूँ। जानना चाहती हूँ यहाँ जो बीमारी फैली है उसकी वजह क्या है और बस अपने काम पर गौर करना चाह रही हूँ। पर आपकी हलचल मुझे परेशान कर रही है। तो तुम फिर से आ गई। देखिए, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, सिर्फ जानना चाहती हूँ आप कौन हैं। ठीक है, अगर जानना चाहती हो तो फिर जान लो। जैसे कि तुम एक साइंटिस्ट हो और लोगों को तुम्हारे नज़रिए से एक बीमारी से बचाना चाह रही हो, उसी तरह मैं भी एक वैम्पायर हंटर हूँ और यहाँ लोगों को उनके चंगुल से आज़ाद कराने आया हूँ। अब भले ही ये बात तुम्हें हजम हो या ना हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरा काम है और जो मैंने देखा है वो मैं ही जानता हूँ और उस पर भरोसा करना मुझे अच्छे से आता है। जानता हूँ तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे आपकी बातों पर भरोसा है। ऐसी चीज़ें होती होंगी, पर उनका कारण कोई पारलौकिक चीज़ नहीं, कोई अननेचुरल शक्ति नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पर भरोसा ना किया जा सके। हर चीज़ साइंस के नींव पर बनी होती है। जानते हैं, ऐसी कई मानसिक बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से लोग एक शख्सियत से दूसरी में पूरी तरह बदल जाते हैं और इसी तरह हो सकता है वैम्पायर्स भी, मेरा मतलब है आम इंसान वैम्पायर्स में बदल जाते हो किसी तरह की मानसिक बीमारी की वजह से। तो आपका नज़रिया गलत नहीं है। शायद तुम्हारा नज़रिया भी गलत नहीं है, पर मेरे सोचने का तरीका अलग है। मैं उनके बारे में अच्छे से जानता हूँ और जानता हूँ वैम्पायर्स कैसे बनते हैं। मैं जाऊँ? आप क्या काम करते हैं? वैसे आप यहाँ क्या करने आए हैं? मैंने जब यहाँ, मेरा मतलब है कि मेरी कंपनी ने जब मुझे यहाँ रहने भेजा तब उन्होंने कहा कि यहाँ रहने वाली मैं अकेली हूँ और मुझे भी दिन के वक्त तो ऐसा ही लगता है, ये पूरा घर खाली होता है। देखो, मुझे तुम्हारे यहाँ रहने से कोई परेशानी नहीं है लड़की, और मैं तुम्हें वैसे भी परेशान करने नहीं आ रहा हूँ। मैं रात की इसी वक्त यहाँ आता हूँ, कुछ ही पल ठहरता हूँ और उसके बाद चला जाता हूँ और अपने राज किसी को बताना नहीं चाहता। तुम जिस चीज़ को एक बीमारी समझ रही हो, असल में वो कोई बीमारी नहीं है, वो वैम्पायर्स की वजह से हो रहा है। और मैं जानता हूँ कि अभी मैं जो कुछ भी कहूँगा वो तुम्हें सिर्फ एक बकवास लगेगा, पर जब तुम खुद कभी उनके रूबरू आओगी, और भगवान ना करे कि ऐसा हो, क्योंकि एक बार अगर तुम उनके सामने पड़ गई तो तुम जिंदा ही नहीं बचोगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम खुद जान जाओगी कि विज्ञान क्या है और पारलौकिक शक्तियाँ क्या होती हैं। हर एक चीज़ के बीच का अंतर तुम्हें समझ आ जाएगा। मैं तुम्हारी सोच को गलत नहीं मानता हूँ, पर मेरी सोच और मेरा नज़रिया बिल्कुल सच है, ये बात भी बिल्कुल पक्की है। तो आप एग्जैक्टली करते क्या हैं? मैंने तुम्हें बताया तो, मैं एक वैम्पायर हंटर हूँ। मैं उनका शिकार करता हूँ। मैं पिछले कई दिनों से उनका पीछा कर रहा हूँ, एक गांव से दूसरे गांव। वो 3 थे शुरू में जब वो यहाँ आए थे। वो सिर्फ 3 थे, जिनमें से 2 को मैं ख़त्म कर चुका हूँ, पर एक, वो अभी भी मेरे हाथ नहीं लग रहा है और वो हर गांव में ये मुसीबत फैलाता जा रहा है।
एक इंसान से दूसरे इंसान, हर वो इंसान जो उसके काटने के बाद जिंदा बच जाता है, बदकिस्मती से, हाँ बदकिस्मती से, बेहतर होता है कि वो मर जाए। अगर उसके काटने के बाद कोई ज़िंदा रह जाता है तो फिर वो भी एक शैतान बन जाता है, एक पिशाच जो इंसान के खून से अपना पेट भरता है। जितने भी लोग इस गांव में मरे, उनके शरीर में एक बूंद खून नहीं मिलेगा तुम्हें। आप ठीक कह रहे हैं, उनमें से किसी के भी शरीर में एक बूंद भी खून नहीं था। मैंने मेरी रिसर्च के लिए उनका सैंपल लेने की कोशिश की थी। हाँ, वो इसलिए क्योंकि जब भी वो किसी को मारते हैं उनके शरीर में एक बूंद भी खून नहीं छोड़ते, और इसीलिए इंसान की मौत हो जाती है। ये तो कोई भी इंसान बता सकता है। हाँ मैं जानती हूँ, पर क्या आपने कभी किसी को देखा है, मेरा मतलब किसी वैम्पायर को? हाँ ज़रूर, कई को देखा है, हर रोज़ देखता हूँ। इस गांव में जो भी उसके काटने के बाद जिंदा रह जाता है वो वैम्पायर ही बन जाता है। ये एक स्ट्रेगॉय वैम्पायर है। चाहता हूँ मेरे सामने आए, पर वो कमबख्त है कि मेरे सामने ही नहीं आता। आज रात भी वो मुझे एक बार नज़र आया। गांव के पहाड़ी इलाके में मैंने उसे देखा था, पर मुझे देखते ही वो कहीं भाग गया, पता नहीं कहाँ। फ़िलहाल के लिए मुझे बहुत काम है, और तुम वैसे ही मेरा काफ़ी वक्त ज़ाया कर चुकी हो। मैं जा रहा हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैं तुम्हें फिर कभी बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए मुझे मेरे काम पर जाना है। इतना कहकर वो अजनबी उस कमरे से बाहर चला गया, और एबिगेल अकेली रह गई। वो काफ़ी देर तक इस बारे में सोचती रही कि आखिरकार उस अजनबी के द्वारा दी गई जानकारी भी बिल्कुल सही थी। किसी भी मरने वाले में एक बूंद भी खून नहीं था। वो सभी अजीब तरीके से मरे थे। बीमारियों के कोई लक्षण नज़र नहीं आते थे। एबिगेल को अब खुद अजीब महसूस हो रहा था कि आखिर ये क्या चीज़ है। वैम्पायर्स क्या सच में होते हैं? एबिगेल कुछ देर तक उस कमरे में अकेली उसी तरह बैठी रही, और फिर आखिरकार उसने एक और पागलपने का फैसला लिया। उसने फैसला किया कि अब वो अगली रात घर में बैठकर नहीं बिताएगी। बजाय घर में रहने के उसने फैसला किया कि वो अगला दिन गांव में घूमते हुए बिताएगी, और गांव के उस शैतान को देख कर रहेगी। अगर वो सच में है तो कभी ना कभी वो एबिगेल के सामने ज़रूर पड़ेगा। और ऐसा फैसला करके अगली रोज़ शाम के वक्त वो घर से बाहर निकल गई और गांव की तरफ तेज़ कदमों से चलने लगी। उसने अपनी सेफ्टी के लिए अपने साथ एक लैंटर्न ले रखी थी, और साथ ही साथ एक तेज़ धार चाकू। वो धीरे धीरे पैदल चलती हुई गांव की ओर बढ़ती जा रही थी। गांव की ओर जाते हुए रास्ते में एक जंगल का इलाका पड़ता था। यह इलाका ज़्यादा लंबा नहीं था, पर फिर भी रात की वजह से यहाँ बहुत घना अंधेरा हो गया था, और गांव के लोग इस वक्त तक घरों की रोशनियाँ बुझाकर सोने की तैयारी कर चुके थे, इसलिए हर तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। एबिगेल धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक उसे जंगल के भीतर से पक्षियों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। रात के पक्षियों की, जैसे कई उल्लू एक साथ चिल्ला रहे हों, और चमगादड़ों की उड़ने की आवाज़ आई, और फिर कुछ पेड़ों की टहनियाँ लहराने की आवाज़ आई। एबिगेल थोड़ा घबरा रही थी, और वो और तेज़ कदमों से गांव की ओर जाने लगी। तभी अचानक कोई भारी सी चीज़ उसके पीछे कूदी, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो दोस्तों इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपकी सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर देते रहिएगा। थैंक यू।